तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक हॉरर थ्रिलर सीरीज जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई थी। सीरीज का नाम है अथिधि। तो शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर दौड़ते हुए भागता है और एक लैंप पोस्ट के सामने आकर रुक जाता है। तभी उसे किसी का फोन आता है और वो उस लड़के को एक लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, मगर वो लड़का कहता है कि उस लड़की को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि लैंप पोस्ट का लाइट अपने आप बंद होने लगता है। तभी उस लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है और वो लड़का वहीं पर मर जाता है। अब हम देखते हैं एक यूट्यूबर को जिसका नाम सवारी है। वो अपने ऑडियंस से बात करता है और कहता है कि आज हम एक भूतिया जगह जाने वाले हैं। सवारी उस भूतिया जगह जाने से पहले वहां के आसपास के लोगों से उस जगह के बारे में पूछता है, मगर सभी कहते हैं कि उस जगह रात में नहीं जाना चाहिए, रात के समय वहां जाने से खतरा हो सकता है। मगर सवारी कहता है कि यहाँ हम दो आदमियों से मिलेंगे जो उस भूतिया जगह के बारे में सब कुछ जानता है। सवारी उन दो आदमियों से भूतिया जगह के बारे में पूछने लगता है। वो आदमी कहता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाने पर एक भूतिया अड्डा है और वहाँ एक लैंप पोस्ट है जो कभी भी नहीं जलता। अगर कोई इंसान उस लैंप पोस्ट को पार कर देता है तो उसकी गाड़ी की हेडलाइट बंद पड़ जाती है। तभी वहाँ एक गाड़ी दुकान के सामने रुकती है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि अगर दूसरा लैंप पोस्ट कोई पार कर ले तो उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी और इसके बाद वहाँ पर भूत आकर उस इंसान को मार डालती है। सवारी पूछता है कि अगर वहां से भागना हो तो क्या करना होगा। एक आदमी कहता है कि जलते हुए लैंप पोस्ट को पार करते ही गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो जाएगा और फिर वहां से आप भाग सकते हो। सवारी अपने ऑडियंस से बात करता है और कहता है कि ये सब किसने इन लोगों को बताया होगा और अगर किसी ने उस भूत को देखा है तो वो कहाँ पर है। इसलिए आज मैं जाऊंगा उस भूतिया अड्डे में और देखूंगा कि भूत असली में होते भी है कि नहीं। इसके बाद हम देखते हैं रवि को। रवि अपने आलीशान हवेली में रहता है और वो एक राइटर है। वो अपनी बीवी संध्या के साथ उसी हवेली में रहता है और संध्या हैंडीकैप्ड है, यानी कि वो चल नहीं सकती और इसीलिए जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती है उसके कमरे में एक रस्सी बंधी हुई थी जिसके हिलाते ही बाहर में रखी हुई घंटी बजना शुरू हो जाती है और रवि को पता चल जाता है कि उसकी बीवी उसे बुला रही है। रवि संध्या के लिए खाना बनाकर उसके कमरे में जाता है और संध्या अपने पति के किताब को पढ़ रही थी और जितने भी किताब उसने लिखा है सभी में एक तरह की ही कहानी थे। संध्या उसे कहती है कि तुम हमेशा यहाँ चार दीवारी के अंदर ही बंद रहते हो, अगर बाहर निकलोगे तो तुम्हें नई कहानियों के बारे में पता चलेगा। रवि कहता है कि मैं एक राइटर हूँ और कहानी लिखने के लिए मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रवि नीचे आकर अपने स्टडी रूम में एक नई कहानी लिखने की कोशिश करता है। तभी उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। रवि जब दरवाजा खोलता है तो वो एक लड़की को दिखता है जो बारिश में भीग चुकी थी। उस लड़की का नाम माया है। माया कहती है कि मैं रास्ता भटक चुकी हूँ। पूछती है क्या आज मैं रात आपके हवेली में काट सकती हूँ। रवि माया को अपने हवेली में रहने देता है और अब जब माया पूरी तरह से भीग चुकी थी रवि उसके लिए एक अलग साड़ी लाकर देता है और संध्या से पूछता है कि मेरी कहानी में अगर कोई लड़की घर में आ जाए तो क्या करना चाहिए। संध्या उसे सलाह देती है कि उसे चाय या कॉफी के लिए पूछने और धीरे धीरे आपस में जान पहचान बनाने के लिए। ये सुनकर रवि वापस माया के पास चला जाता है और उसे चाय कॉफी के लिए पूछता है, मगर माया ठंड से कांप रही थी और अपने लिए वोडका मांगती है। माया अपने बारे में बताती है कि वो एक साइकिक हीलर है, मतलब कि माया को आत्माएं नजर आती हैं और किसी भी इंसान के अंदर की बात को वो जान सकती है। माया रवि का हाथ पकड़कर कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप यहाँ अकेले नहीं रहते बल्कि आपकी बीवी आपके साथ रहती है जो कि अपाहिज है। रवि कहता है कि ये तो किसी को भी नहीं पता कि मेरी बीवी यहीं रहती है, आपको कैसे पता। माया ये भी कहती है कि अगर आपकी बीवी खुद चलकर यहाँ आए तो आपको कैसा लगेगा। रवि कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और अगर ऐसा होता तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपनी बीवी के साथ डांस कर सकूं। माया कहती है कि आप मुझे अपनी बीवी समझकर मेरे साथ डांस कर लीजिए। फिर दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं और रवि को माया के चेहरे में अपनी बीवी का चेहरा नजर आने लगता है। तभी उसके हवेली में कोई और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलते ही देखते हैं कि सवारी दौड़ते हुए हवेली के अंदर आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। सवारी अपना फोन निकालकर चार्ज में लगा देता है और फिर अपने दोस्त राजेश को फोन करके कहता है कि आज मैंने असली भूत देखा और मुझे डर है कि वो भूत मेरे साथ यहाँ ना आ जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सवारी अपनी गाड़ी लेकर उस भूतिया अड्डे में चले जाने की कोशिश करता है और साथ में उसके पास एक घोस्ट ट्रैकर मशीन भी था जो उसे सिग्नल देता है कि आसपास में भूत है कि नहीं। और जैसे ही गाड़ी पहले लैंप पोस्ट को पार करती है सवारी का गाड़ी का हेडलाइट बंद पड़ जाता है। दूसरा लैंप पोस्ट पार करते ही उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी उसके सामने से कोई गुजरता है और सवारी
सवारी डर जाता है और उसे ढूंढने के लिए वो जंगल की तरफ आगे बढ़ता है और उसे वहाँ एक औरत बैठी हुई नजर आती है। जैसी वो औरत सवारी की तरफ देखती है, सवारी उस औरत को देखकर वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी गाड़ी को ढकेलते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा रवि के हवेली में पहुंच जाता है और सवारी उस लड़के को गुरु कहकर बुलाता है और कहता है कि आज तक मैं भूत के ऊपर विश्वास नहीं करता था, पर आज जो मेरे साथ हुआ अब मैं भूत पर विश्वास करने लगा हूँ। सवारी रवि से पूछता है कि तुम कैसे एक अनजान औरत को अपने घर में रहने दे सकते हो। रवि कहता है कि ये भी तुम्हारी ही तरह बारिश में भीगते हुए यहाँ आई है और ये एक साइकिक हीलर है जो भूतों की इच्छा को पूरी करके उन्हें मुक्ति दिलाने में मदद करती है। सवारी कहता है कि आज तक भूत को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा वो मर चुका है। रवि कहता है कि अगर भूत को किसी ने नहीं देखा तो ये सब कहानी किसने बनाया। माया कहती है कि जिस तरह मछुआरे नदी में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, वो लोग के हाथ में मछली नहीं आती और वो लोग समझते हैं कि शायद यहाँ मछली नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि नदी में मछली है ही नहीं। इसी तरह जिन लोगों ने भूत को देखा है वो भूत को मानते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो नहीं मानते। मगर रवि कहता है कि मैं इतने सालों से इस हवेली में रह रहा हूँ, पर मुझे आज तक किसी भूत ने परेशान नहीं किया और ये सब मन घड़त कहानी है। ये सब मैं अच्छी तरह से समझता हूँ क्योंकि मैं एक राइटर हूँ। सवारी रवि से कहता है कि अगर आप राइटर हो तो आपकी लिखी हुई कहानियों के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद रवि दोनों को लेकर अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है और वो दोनों रवि की लिखी हुई बहुत सारी किताबें को देखने लगते हैं और हर एक किताब में नंबरिंग किया हुआ था और उन्हें वहाँ कुछ बुक मिलती हैं जो कि इनकम्प्लीट थी। रवि कहता है कि कुछ कहानी ऐसी होती है जिसे स्टार्ट करना आसान होता है मगर खत्म करना मुश्किल। ऐसी एक कहानी रवि उन दोनों को सुनाने लगता है। पहली कहानी में हम सोनी नाम की लड़की को देखते हैं जो पियानो बजा रही थी, पर उसकी माँ उसके म्यूजिक से खुश नहीं थी और वो कहती है कि कल हमारे यहाँ जान पहचान के लोग आएंगे और उन लोगों से मैंने कहा है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा पियानो बजाती है, मगर अगर तुम इस तरह बजाती रहोगी तो मेरी तो नाक कट जाएगी। वहाँ सोनी का पियानो टीचर भी था। वो कहता है कि कल तक सोनी बहुत अच्छा पियानो बजाना सीख जाएगी क्योंकि आज मैं इसे प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। इसके बाद हम दूसरी कहानी देखते हैं जहाँ हम एक सेठ को देखते हैं जो अपने घर में अकेला रहता था और पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। ये सब देखकर सेठ सुबारू को फोन करता है और कहता है एक काम करने वाला आदमी चाहिए जो मेरे घर की देखभाल कर सके, मगर सुबारू कहता है कि आपके पास काम करने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा। सेठ कहता है कि तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे दूंगा, एक ऐसा आदमी भेजने के लिए जो हर वक्त काम करता रहे। इसके बाद वापस हम फर्स्ट वाले कहानी को देखते हैं जहां टीचर सोनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सोनी पियानो सीखने की कोशिश करती है और उसका टीचर सोनी से कहता है कि जो नोट तुम्हें चाहिए वो तभी मिलेगा जब तुम मेरी बात मानोगी। इसके बाद हम दूसरे कहानी को देखते हैं और सेठ के घर में एक ऐसा नौकर आता है जो हर समय काम करते ही रहता है। अगर एक काम खत्म होता है तो वो दूसरा काम के बारे में पूछने लगता है। ऐसे ही करते करते वो सेठ को परेशान कर देता है। रवि अपने कहानियों के बारे में सवारी से पूछता है कि तुम्हें कहानी कैसी लगी और वो ये भी कहता है कि कोई भी कहानी असली जिंदगी की तरह ही होनी चाहिए, पर हर चीज असली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कहानी में मजा नहीं आएगा। उन दोनों की बात सुनकर माया कहती है कि उन सभी को मार डालिए। अगर किसी बच्ची को मोलेस्ट किया जाता है उसे मार देना चाहिए और कोई भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। रवि कहता है किस तरह से मारना चाहिए। माया कहती है कि आप अपनी कहानी में भूत को लाइए और उन दोनों को भूत ने मारा ऐसा लिखिए। माया की बातें सुनकर सवारी को डर लगने लगता है। अब वो अपने पास घोस्ट ट्रैकिंग मशीन निकालकर चालू कर देता है जिससे सवारी को पता चलता है कि माया ही असली भूत है। सवारी रवि को साइड में लेकर जाता है और उसे बताता है कि उसे बूढ़े आदमी ने कहा था कि अगर तुमने पीछे मुड़कर उस भूत को देखा तो वो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि माया ही असली भूत है। रवि को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी माया वहाँ आती है और रवि से बाथरूम जाने का रास्ता पूछती है। जैसे वो बाथरूम की तरफ जाती है सवारी देखता है कि माया की परछाई आईने में आ ही नहीं रही। ये देखकर सवारी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागने का सोचता है। इधर रवि सवारी को बुलाता है और कहता है कि दोनों कहानी का क्लाइमैक्स हम लोग लिख रहे हैं और अगर ये क्लाइमैक्स तुम्हें पसंद आता है तो तुम अपने चैनल पर ये डाल देना, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम फेमस हो जाओगे। ये सुनकर सवारी अपने शर्ट में एक कैमरा लगा देता है और कहता है कि इस वीडियो के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। इसके बाद मेरे चैनल में मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। माया रवि का हाथ पकड़कर दोनों कहानियों के बारे में क्लाइमैक्स बताने लगती है। पहले कहानी में हम
हम सोनी को देखते हैं जो अपने माँ को चिट्ठी लिखती है और उसमें लिखती है कि मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। इसके बाद सोनी जहर खाकर अपनी जान ले लेती है। इसके बाद वहाँ पर उसका टीचर उसके कमरे में आता है और देखता है कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो अपने आप बजने लग रहे हैं और ये सब सोनी कर रही है जो अब भूत बन चुकी है और वो अपने टीचर को मार डालती है। तो वहीं दूसरे कहानी में जहाँ वो नौकर सेठ के पैर दबा रहा था, वो इतना दबा रहा था कि सेठ का पैर लाल हो जाता है। वो बार बार अगले काम के बारे में पूछने लगता है। सेठ उस नौकर से तंग आकर सुबारू को फोन करके पूछता है कि तूने कैसा नौकर भेजा है। वो हर समय काम के बारे में पूछते ही रहता है, न खुद सोता है न मुझे सोने देता है। सुबारू कहता है मैंने तो कोई नौकर आपके घर नहीं भेजा। ये सुनकर सेठ हैरान हो जाता है। सेठ अपने नौकर को वहां से जाने के लिए कहता है मगर वो नौकर बार बार अगला काम के बारे में पूछने लगता है। ये भी कहता है कि अगर आप मुझे काम नहीं देंगे तो मैं आपको मार डालूंगा, जिस तरह मैंने अपने पिछले मालिक को मारा था। सेठ अपने नौकर से कहता है यहाँ और कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही नौकर सेठ का गला काट देता है। रवि को दोनों कहानी की एंडिंग पसंद आती है मगर सवारी कहता है कि ये पूरी कहानी जो आप सोच रहे थे आपके मन से आ रहा था या माया आपको दिखा रही थी। रवि कहता है ये सब तो माया का ही इमेजिनेशन था। सवारी कहता है कि अगर माया ये पूरी कहानी आपको दिखा रही थी तो इसका मतलब वही भूत है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ बिजली चली जाती है और दोनों देखते हैं कि माया वहाँ पर नहीं है। सवारी कहता है कि भूत ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और दोनों माया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक सवारी के पास से एक आत्मा गुजरती है जिसे देखकर वो बहुत घबराने लगता है। तभी सामने हम माया को देखते हैं जिसके अंदर भूत उसके शरीर को कब्जा में करके रखा था और वो जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वहां से दौड़ते हुए ऊपर की तरफ जाती है। रवि और सवारी दोनों उसका पीछा करते हैं। आखिर में रवि माया से पूछता है कि तुम जो कोई भी हो तुम्हारी क्या इच्छा है। माया कहती है कि मैं बिना शादी किए ही मर गई, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं दुल्हन की तरह सजना चाहती हूँ। रवि कहता है कि अगर मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरा कर दूं तो क्या तुम माया के शरीर को छोड़ दोगी। वो भूत उसकी बात मान जाती है। रवि शादी का श्रृंगार लेकर उस भूत को दे देता है। माया शादी का श्रृंगार पहनकर जब खुद को आईने में देखती है वो कहती है कि ये मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है और वो गुस्से में आकर एक चाकू लेकर खुद को मार देती है। ये देखकर रवि और सवारी दोनों डर जाते हैं। रवि कहता है कि किसी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। मगर सवारी कहता है कि हम पुलिस को यही बताएंगे कि इस लड़की के अंदर भूत था जो खुद ने चाकू से खुद को मार लिया। मगर रवि कहता है कि हमारी बात पर पुलिस विश्वास कैसे करेगी। फिर जो कैमरा सवारी ने अपने शर्ट में लगा रखा था वो कैमरा को चलाकर देखता है मगर उसमें कोई भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। ये देखकर दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी रवि को बाहर से पुलिस की आवाज सुनाई देने लगती है। बाहर प्रकाश नाम का पुलिस दरवाजा खटखटाने लगता है। रवि अपनी पत्नी से मिलने के लिए ऊपर चला जाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि बाहर चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है। अब रवि अपने पत्नी को सब कुछ बताने लगता है उन सारी घटनाओं के बारे में कि कैसे एक लड़की जिसका नाम माया है वो हवेली में आती है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी कहती है कि एक भूत ने एक लड़की को मारा। ये बात पुलिस वाले नहीं विश्वास करेंगे, जिससे कि आपको ही पुलिस गिरफ्तार करके चली जाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रवि अपनी बीवी को समझाता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है प्रकाश कहता है कि मेरी टीम यहाँ पर थोड़ी देर में आने वाली है और बारिश की वजह से मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी हवेली में रुकना चाहता हूँ। रवि उसकी बात मान जाता है और उसे अपनी हवेली में रहने देता है। जैसे ही प्रकाश अंदर आता है वो देखता है कि माया की डेड बॉडी वहाँ नहीं थी। इसका मतलब कि वो दोनों ने माया की बॉडी को सोफे के नीचे छुपा दिया है। प्रकाश रवि से पूछता है कि आपका घर कितना पुराना है। रवि कहता है ये मेरे दादाजी के जमाने का है और तकरीबन 100 साल से ज्यादा पुराना है। तभी सवारी देखता है कि सोफे के नीचे से माया का खून बहने लगता है, लेकिन तभी प्रकाश को उसके आदमी का फोन आता है और फिर प्रकाश वहां से उठकर बाहर चला जाता है। सवारी रवि से कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मगर रवि कहता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पुलिस ने हम दोनों को एक साथ देखा है यहाँ पर। इसलिए सवारी वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद दोनों माया की बॉडी को लेकर एक बिस्तर के ऊपर रखते हैं और उसकी बॉडी को चादर से लपेटने लगते हैं। तभी देखते हैं कि प्रकाश उन दोनों के सामने आ जाता है और पूछता है कि इस लड़की का मर्डर किसने किया। रवि प्रकाश को सारी बात बताता है और कहता है कि इस लड़की ने खुद को ही मार दिया क्योंकि इस लड़की के अंदर एक भूत था। प्रकाश कहता है कि अगर ये बात मैं मान भी लेता हूँ, मगर तुम कोर्ट को कैसे प्रूव करोगे कि इस लड़की की मौत एक भूत के कारण हुई? तुम दोनों को ही सजा देंगे वो। रवि प्रकाश से कहता है कि इस केस को सुलझाने के लिए आपको क्या चाहिए। प्रकाश 25 लाख रुपए मांगता है। रवि अपने लॉकर से 25 लाख रुपए निकाल कर प्रकाश को दे देता है और प्रकाश देखता है कि उस लॉकर की चाबी रवि अपने पैंट के पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद सभी माया की बॉडी
बॉडी को जमीन में दफनाने के लिए चले जाते हैं। तभी रवि की बीवी उसे अंदर से बुलाने लगती है और रवि अपने पत्नी को देखने के लिए अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि माया वापस से जिंदा हो जाती है। ये देखकर सवारी चिल्लाने लगता है और हमें पता चलता है कि प्रकाश और माया दोनों चोर हैं और अब तक जो कुछ भी हुआ वो माया और प्रकाश का प्लान था। फिर माया सवारी को सारी बात बताती है कि जब सवारी उन दो बूढ़े आदमियों से भूतिया अड्डे के बारे में बात कर रहा था, तभी माया और प्रकाश की गाड़ी वहां पर आती है और प्रकाश दुकान में जब जाता है तो दुकानदार एक और आदमी के साथ बात कर रहा था। वो आदमी दुकानदार से कहता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर संध्या निवास नाम की एक हवेली है जहाँ सिर्फ एक आदमी और उसकी बीवी रहते हैं। उस हवेली में बहुत सारा पैसा है और दोनों मिलकर उस हवेली को लूटने का प्लान बनाते हैं और ये सारी बात प्रकाश सुन लेता है और दुकानदार से पूछता है कि ये जो आदमी कह रहा है क्या ये सच है, मगर वो दुकानदार कहता है कि वो आदमी पागल है, उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। इधर माया सवारी और दोनों बूढ़े आदमी की बात सुन लेती है जो भूतिया अड्डे के बारे में बात कर रहे थे। प्रकाश माया से कहता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक हवेली है जहाँ बहुत सारे पैसे हैं और वहाँ सिर्फ एक आदमी और उसकी बीवी रहती है। माया और प्रकाश इस समय वो सारा प्लान बनाते हैं और माया का उस हवेली में जाना और वहाँ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ माया का प्लान था। तो वहीं पैसे पाने के बाद प्रकाश कहता है कि हमें बहुत पैसे मिल चुके हैं, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, मगर माया कहती है कि रवि को थोड़ा सा धमकाया तो उसने 25 लाख रुपए दे दिए, तो सोचो यहाँ कितना सारा पैसा होगा। लालच में आकर दोनों वापस हवेली के अंदर चले जाते हैं। इधर रवि अपनी बीवी से कहता है कि मैंने सारा मामला सुलझा दिया, अब कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद रवि प्रकाश से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि काम हो गया क्या। तभी माया पीछे से आकर रवि के सिर पर हमला करती है जिस कारण रवि बेहोश हो जाता है और वो उसे चेयर में बैठाकर रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद हम वापस उसी दुकान को देखते हैं जहाँ वो दुकानदार से मिलने के लिए एक भिखारी आता है और वो भिखारी उस दुकानदार से कहता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक हवेली है जहाँ एक आदमी और उसकी बीवी रहती है, अगर वो हवेली हम लूट लेते हैं तो सारा पैसा हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। फिर वहाँ प्रकाश आता है और यही सीन फिर से दिखाया जाता है जब प्रकाश दुकान में चाय पीने के लिए आया था और दुकानदार की सारी बातें सुनकर दुकानदार से पूछता है कि ये आदमी जो कह रहा था वो सच है क्या। वो दुकानदार उसे कहता है कि ये सब कुछ झूठ कह रहा है, मगर मन ही मन वो दुकानदार सोच रहा था कि मैं इस भिखारी को क्यों लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेले ही जाकर उस हवेली को लूट लूंगा। फिर हम रवि को देखते हैं जो रस्सियों से बंधा हुआ था। माया रवि से लॉकर की चाबी देने के लिए कहती है, लेकिन जब प्रकाश रवि के पैंट में से चाबी निकालने की कोशिश करता है उसे चाबी नहीं मिलती। माया प्रकाश से कहती है जाकर रवि की बीवी संध्या को लेकर आने के लिए। ये सुनकर रवि कहता है मेरी बीवी को कुछ नहीं करने, उसे डर के मारे अपने पैंट से और डर के मारे वो अपने पैंट से चाबी निकाल कर दे देता है। ये देखकर प्रकाश हैरान हो जाता है क्योंकि जब वो उसके पॉकेट में चाबी ढूंढ रहा था तो उसे नहीं मिला, पर अचानक चाबी उसके पॉकेट में से कैसे आ गया। फिर वो दोनों चाबी लेकर लॉकर वाले रूम में चले जाते हैं, मगर वहाँ उसे लॉकर में सिर्फ कचरा भरा हुआ मिलता है। ये देखकर प्रकाश और माया वापस रवि के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास जो पैसा है वो कहाँ है। रवि कुछ नहीं बताता। इसके बाद प्रकाश और माया दोनों उसकी बीवी के कमरे में चले जाते हैं। इधर सवारी रवि से कहता है कि मैं आपको खोल देता हूँ, आप यहाँ से भाग जाइए। प्रकाश और माया उसकी बीवी संध्या के रूम में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ एक कंकाल रखा हुआ है और वो कंकाल रवि की बीवी का है। हमें अब सब कुछ पता चलता है कि जो अब तक संध्या को हम देख रहे थे वो दरअसल पहले से ही मर चुकी है। माया कहती है कि उन लॉकर में जितने भी नंबर्स लिखे हुए थे वो सारे नंबर्स उसी बुक में भी लिखे हुए थे और उन सारे लॉकर्स के अंदर जो जो सामान थे वही सब सामान का जिक्र उसने बुक में भी किया हुआ है। इसका मतलब कि जितने भी कहानी उसने लिखी है वो सब सच हैं और जितने भी खून उस कहानी में हुए हैं वो सारे खून किसी ने किया है। रवि प्रकाश और माया को ढूंढने लगता है और उनसे मिलने के लिए वहाँ सवारी आता है और वो कहता है यहाँ से भाग जाने के लिए, नहीं तो वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। रवि उन दोनों को ढूंढने के लिए ऊपर चला जाता है और सवारी भी रवि के पीछे पीछे ऊपर जाता है, मगर वो देखता है कि रवि गायब हो गया। फिर प्रकाश और माया सवारी को पकड़ लेते हैं और माया सवारी से कहती है कि जो कोई भी इस घर में रहने के लिए आता है वो इसे मार देता है और उसके साथ हुई घटना के बारे में अपने किताब में लिखता है, मगर सवारी उन दोनों की बातों को नहीं मानता। माया कहती है कि रवि की पत्नी मर चुकी है, मगर उसे लगता है कि उसकी पत्नी जिंदा है और उसे रोज बातें करता है, उसे खाना खिलाता है। रवि असली में एक साइको है। सवारी उन दोनों की बात नहीं मानता।
जिस कारण प्रकाश सवारी को रवि की बीवी के कमरे में भेज देता है। वो जाते ही सवारी उसकी बीवी के कंकाल को देखकर जोर से चिल्लाने लगता है और वो वापस आकर उन दोनों के पास चला जाता है और वो सभी वहां से भागते हैं। तभी उनके सामने रवि एक हथौड़ा लेकर आता है। ये देखकर वो सभी भाग रहे थे और एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। रवि उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वहां पर वो दुकानदार आ जाता है हवेली लूटने के लिए और रवि को देखकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर रवि कहता है कि मैं तो बस यहाँ एक नौकर हूँ। वो दुकानदार कहता है कि मैं यहाँ से सारा पैसा लूटने के लिए आया हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें भी पैसे दूंगा। दुकानदार उसे अपने मालिक को यहाँ लाने के लिए कहता है। रवि वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। इधर प्रकाश, माया और सवारी तीनों एक कमरे में थे और कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सभी दरवाजे ब्लॉक थे। फिर वो तीनों नीचे जाकर उस दुकानदार से पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ गया, पर वो दुकानदार समझ रहा था कि ये लोग इस हवेली को लूटने के लिए आए हैं। पर प्रकाश उससे कहता है कि ये आदमी यहाँ का नौकर नहीं बल्कि यहाँ का मालिक है। दुकानदार कहता है कि वो ऊपर की तरफ गया है। फिर सभी ऊपर एक स्टोर रूम की तरफ चले जाते हैं जहाँ उन्हें रवि की तस्वीर दिखाई देती है। उसका पूरा नाम राजा रवि वर्मा लिखा हुआ था और उसकी जन्म की तारीख लिखी हुई थी मगर मौत की तारीख नहीं लिखी हुई थी। ये देखकर सवारी कहता है कि यही यहाँ का भूत है। तभी उन्हें रवि के हंसने की आवाज आने लगती है। ये जानकर सभी वहाँ से भागते हैं। तभी दुकानदार वहाँ आता है और हवेली के मालिक को मारने के लिए चला जाता है। फिर अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इधर तीनों नीचे आकर देखते हैं कि पूरा हवेली खंडर बन चुका है। मतलब कि इतने समय से वो लोग जो देख रहे थे वो सब रवि का किया धरा था। रवि ही इस हवेली का असली भूत है। तभी रवि उनके सामने आ जाता है और उसे देखकर तीनों फिर से भागने लगते हैं, पर वो तीनों घूम फिर कर वापस रवि के सामने ही आ जाते हैं। इसके बाद रवि उन तीनों को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताता है। रवि कहता है कि इस हवेली का राजा वो हुआ करता था मगर उसका भाई वीरा उससे जलता था क्योंकि छोटा भाई होने के वजह से उसे राज्य सिंहासन नहीं मिला। वीरा अपने राज्य मंत्री रुद्र से कहता है कि ऐसी तरकीब बताने के लिए कि मैं इस हवेली का राजा बन सकूं, मगर रुद्र मना कर देता है और कहता है कि अपने प्रजा से विश्वासघात वो नहीं कर सकता। राजा रवि वर्मा से मिलने के लिए पश्चिमी देश से राजदूत आते हैं। राज्य मंत्री राजा से कहते हैं कि ये राजदूत हमारे साथ व्यापार करने के लिए आए हैं जिससे हमें बहुत फायदा होगा और हमारे शत्रु इंद्रजीत को हराने के लिए इन्होंने एक अच्छा सुझाव भी दिया है कि हमें पीछे से वार करना होगा। इंद्रजीत को हम दावत के लिए बुलाएंगे और उसे यहाँ पर मार डालेंगे। राजा पश्चिमी देश के राजदूत का सुझाव मान लेता है और इंद्रजीत को मारने का प्लान करता है, मगर इस फैसले से उस हवेली में काम कर रही एक दासी जिसका नाम संध्या है वो राजा से कहती है कि मैं आपको भगवान की तरह मानती थी और आपकी पूजा करती थी, मगर किसी को हराने के लिए मैदान जंग में ना उतर कर पीठ पीछे वार करना ये कायरता की बात है। मैं राजा रवि वर्मा ये अपमान सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन इंद्रजीत को देखते हैं जो रवि वर्मा से मिलने के लिए आता है और वहाँ पश्चिमी देश के राजदूत भी थे। राजा रवि वर्मा इंद्रजीत से कहते हैं कि हमारे बीच शत्रुता के चलते बहुत लोगों का खून बहा है और आखिर में हम दोनों का ही नुकसान होगा। इससे अच्छा ये है कि हम दोनों मिलकर काम करें और अपनी प्रजा का ख्याल रखें और अगर आपको स्वीकार है तो भोजन ग्रहण करें। मगर इंद्रजीत भोजन नहीं खा रहा था क्योंकि उसे शक हो रहा था। इसलिए राजा रवि वर्मा अपना खाना खाने लगते हैं और उन्हें देखकर इंद्रजीत भी खाना खाने लगता है। तभी अचानक से देखते हैं कि पश्चिमी देश के राजदूत खाना खाते हुए जमीन में गिरकर मर जाते हैं क्योंकि उनके खाने में जहर मिला हुआ था। ये देखकर राजा रवि वर्मा राज्य मंत्री को कहने लगते हैं कि पश्चिमी देश के राजदूत हमारे साथ व्यापार नहीं बल्कि हमें धोखा देने के लिए आए थे और इसके पीछे तुम्हारा भी हाथ है। ये कहकर राजा राज्य मंत्री को अपने महल से बहिष्कार कर देता है। राजा संध्या से मिलने के लिए जाता है और संध्या राजा से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देने के लिए क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत ही गलत सोचा। लेकिन राजा कहता है कि एक रानी का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा और अपने राजा को सही राह दिखाए। राजा संध्या से शादी करने के लिए कहता है क्योंकि संध्या ने राजा को सही राह दिखाया, मगर इस फैसले से वकुंतला बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि राजा उसके साथ शादी करेगा। पशुपति जो वकुंतला के पिता हैं वो कहते हैं कि चाहे रक्त बहाना पड़े मैं तुम्हें इस महल की रानी बनाकर रहूंगा। इसके बाद हम वीरा, रुद्रा, इंद्रजीत और पशुपति को देखते हैं जो एक साथ मिलकर राजा रवि वर्मा को मारने का प्लान बनाते हैं। फिर एक रात जब राजा रवि वर्मा अपने महल में टहल रहे थे उनके आसपास बहुत सारे सैनिक उसे घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। पीछे से वीरा आकर उसे तलवार से पीठ में वार करता है और राजा घायल अवस्था में कहता है कि मेरी बीवी संध्या को और मेरी प्रजा को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। राजा को संध्या की चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है और हम देखते हैं कि वकुंतला संध्या को मार डालती है। तभी वहां राजा इस घायल अवस्था में पहुंचता है और संध्या को देखकर रोने लगता है और उसकी भी जान चली जाती है। मगर हम देखते हैं कि राजा रवि वर्मा की आत्मा उस हवेली में घूमते रहती है और उसकी
आत्मा वीरा, रुद्रा, इंद्रजीत और पशुपति सभी को मार डालती है। फिर उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में चली जाती है, जिससे राजा फिर से जिंदा हो जाता है। इधर हम वापस माया और बाकी लोगों को देखते हैं, जिसे रवि कहता है कि आजकल के लोगों को लालच और ईर्ष्या बहुत है और इस घर में जितने भी लोग आए हैं सभी के सभी लालची और घमंडी थे, इसलिए उन लोगों की यहीं पर मौत हो गई। माया ये सब सुनकर रवि से माफी मांगती और कहती है कि आज से हम इस हवेली के आसपास नहीं आएंगे, कभी भी किसी को धोखा नहीं देंगे। रवि उन लोगों की बात मान लेता है और उन्हें जिंदा छोड़ देता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। रवि सवारी को एक सलाह देता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और जिसको तुम पाना चाहते हो उसे पाने की कोशिश करते रहो। उसके बाद सवारी भी महल के बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाते ही माया प्रकाश से कहती है कि हमने पैसों से भरा हुआ बैग अंदर ही छोड़ दिया और उसे वापस लाने के लिए कहती है, मगर प्रकाश मना करता है। माया कहती है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद प्रकाश माया की बात मान जाता है, लेकिन सवारी उन दोनों को वापस जाने के लिए मना करता है, लेकिन माया और प्रकाश उसकी बात नहीं सुनते और वापस हवेली की तरफ चले जाते हैं। हवेली पहुंचते ही वो बाहर देखते हैं कि पैसों से भरा हुआ बैग वहीं पड़ा हुआ था। जैसे वो बैग खोलते हैं उसमें सिर्फ कचरा भरा हुआ था। ये देखकर दोनों और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर रवि उन दोनों को वापस हवेली के अंदर ले आता है और कहता है कि तुम लोग नहीं सुधरोगे क्योंकि तुम लोग पैसों के पीछे पागल हो। तभी वहाँ एक बॉक्स को देखते हैं जिसमें आईना लगा हुआ था, मगर उस आईने में माया और प्रकाश की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही थी। रवि कहता है कि इस आईने में किसी की तस्वीर नहीं दिखाई देगी क्योंकि इसमें सिर्फ आत्माओं की तस्वीर दिखाई देती है और तुम जैसे लोग समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तभी वो आईना उन दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों उस बॉक्स में कैद हो जाते हैं। इधर हम सवारी को देखते हैं जो एक गाड़ी से लिफ्ट मांगकर वहां से चला जाता है। वो आदमी सवारी से कहता है कि आपकी हर वीडियो में देखता हूँ जिसमें आप कहते हैं कि भूत नहीं होते। ये सुनकर सवारी उसे कहता है कि भूत होते हैं। तो वहीं रवि एक बुक को अपनी लाइब्रेरी में रखता है और उस बुक में वही कहानी थी जिसमें माया और प्रकाश मुख्य किरदार थे। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।